नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जिला पंचायत वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत, ये तीनों ही पार्ट हम लोगों ने पिछली क्लासेस में कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम लोग जिला पंचायत पढ़ेंगे। देखिए, बेसिक डिफरेंस है 19-20 का, थोड़ा थोड़ा अंतर है, वही अंतर को मैं यहाँ पे डील करने जा रहा हूँ। बाकी अगर आप एक स्टेज को समझ गए, 3 स्तर हैं, ग्राम, जनपद और जिला पंचायत, तो 3 स्तर में अगर आप एक स्तर को अच्छे तरीके से समझ गए तो आपको फिर उतना एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा दूसरे स्तर पे। तो मैं इसीलिए जो पहली क्लास जो मैं ग्राम पंचायत का डाला था, ग्राम सभा एक अलग चीज़ है ना, थोड़ा अलग हो जाता है वो। पहला जो ग्राम पंचायत का डाला था पार्ट, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में 2 क्लास उसका लिया हूं मेरे ख्याल से मैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब जनपद आया और उसके बाद जब जिला आया तो फिर उसमें थोड़ा सा कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल चुका है। अब मैं आपको उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं क्लास का नंबर बढ़ाने के लिए। केवल मैं उन चीज़ों को ज़्यादा डील करूंगा जो थोड़ा सा डिफरेंट है ग्राम और जनपद के कंपैरिजन में। तो थोड़ा सा आप दिमाग को खोल के कंपेयर करते हुए चलेंगे। हमेशा याद रखना, पंचायत में कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप कंपेयर करते हुए नहीं चलोगे, अपनी एनालिटिकल कैपेबिलिटी को डेवलप नहीं करोगे। थोड़ा सा कंपेयर करते हुए चलना, थोड़ा माइंड को जगा के रखना, खोल के रखना एकदम, ठीक है। कान, आंख और दिमाग तीनों खोल के रखना एकदम, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। एकदम आसान है जिला पंचायत, आपको फटाफट समझ में आएगा जो मेरी क्लासेस देखते हुए आए हैं शुरू से लेके अभी तक, और पूरा डिटेल में हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके बाद आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको पढ़ने के बाद आपका एक सवाल नहीं छूटने वाला है। मैं एमसीक्यू भी डील करूंगा, ठीक है, एमसीक्यू भी डील करूंगा मैं। आप देखना, जितना भी एमसीक्यू मैं करवाया हूं एमसीक्यू सीरीज में जाके, वो आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों से सब एमसीक्यू बना होगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही है और कहां से आएगा, ठीक है। तो उसके बाद वो क्वेश्चन आपसे बना, और भी सभी क्वेश्चन आपसे ये बनने के बाद, इसको तीनों लेयर को पढ़ने के बाद पहले हम लोग धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। उसके बाद तीनों चीज़ों में जो कॉमन चीज़ें हैं उसको मैं और बताऊंगा, ठीक। तो उसके बाद आपका कोई चीज़ नहीं छूटने वाला। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए, पंचायती राज का जो क्लास मैं चला रहा हूँ वो आप लोग की डिमांड पे चला रहा हूँ, नहीं तो मुझे रियली में अगर आप देखें तो आजीविका के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा है, ग्रामीण विकास के लिए भी बहुत एफर्ट डालना पड़ा था, क्योंकि कंटेंट जो है वो अवेलेबल नहीं था। और मैं जितना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आप देखे होंगे कोई पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ा है, बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा है। इसलिए मेरा कुछ खास, मेरा मन ये नहीं था कि सुबह और शाम दोनों टाइम क्लास आए। आप लोग सब लोग जानते हैं, मैं शुरू से आप लोग को बोलते आया हूँ, आप लोग के डिमांड पे मैं ये पंचायती राज की क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। और जब मैं अगर इसको ले रहा हूँ तो फिर मैं अच्छे से लूँगा। मैं आधा अधूरा काम नहीं कर सकता, टीचिंग से मैं इनजस्टिस नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो मैं पूरा जस्टिस करने के लिए आप लोग के लिए पूरा एफर्ट डाल के अगर क्लास ला रहा हूँ तो आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस क्लास को भी आप उतना ही प्यार दें जितना आप लोगों ने ग्रामीण विकास और आजीविका को दिया है। वहाँ जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं उतने स्टूडेंट्स यहाँ नहीं देख रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर इस तरीके से रिस्पॉन्स रहा तो फिर मुझे वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी, वो अच्छा नहीं लगेगा जितना मैं वहाँ पर दे पाता हूँ, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। तो आप लोग कोशिश करिए कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिए, ताकि वो लोग भी हमसे जुड़े और इस क्लास में भी उतना ही ट्रैफिक आए, उतना ही स्टूडेंट्स जुड़े जितना बाकी की क्लास में जुड़ते हैं। तो ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप लोग चाहते हैं कि पंचायती राज की क्लास कंटिन्यू हो तो फिर आप लोगों को ये करना पड़ेगा। आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को है वो शेयर करिए और बोलिए कि यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, बहुत से लोगों को पता नहीं है इसलिए नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग उस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर कहीं 200, 300, 400 लोग देखने रहेंगे तो फिर क्या मतलब का होगा चलाने का, ठीक है। तो मैं फिर एक ही क्लास कंटिन्यू करूंगा। तो आप लोगों के ऊपर है पूरी तरीके से आप लोग किस पर से रिस्पांस देते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो परिभाषा, इसका जिला पंचायत में सबसे पहले उसी सीक्वेंस में देखते जा रहे हैं जैसे हम लोग ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत को देखे थे। तो जिला पंचायत की परिभाषा क्या होगी, मैं क्या बोला था, राज्यपाल अधिसूचना जारी करने का काम कौन करता है, राज्यपाल अधिसूचना जारी करके राज्य को जिलों में विभक्त करेगा और प्रत्येक जिला की एक जिला पंचायत होगी। नोट डाउन करो, बोल रहा हूँ, बहुत सी चीज़ों को मैं बोलूँगा, ठीक है ना। तो आपको बोलते समय आपको क्या नोट डाउन करना है, राज्यपाल किसी राज्य को विभिन्न जिलों में विभाजित करेगा और प्रत्येक जिले की एक जिला पंचायत होगी, ठीक है। अधिसूचना जारी करने का काम कौन करेगा, राज्यपाल। जो मैं बोला हूँ उसको रिवाइंड करके लिख लेना। अब ये हो गया परिभाषा आपका।
राज्य किस में डिवाइड होगा? जिला में। जिला किस में डिवाइड होगा? जनपद या विकास खंड में। जनपद को ही क्या कहा जाता है? खंड या विकास खंड कहा जाता है। और जनपद किस में डिवाइड होगा? ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत किस में डिवाइड होगा? ग्राम सभा में। ग्राम पंचायत के नीचे अंदर क्या आएंगे? ग्राम सभा आएगी। तो ये पूरे जो हैं वो स्तर हैं। पंचायती राज व्यवस्था के कुल कितने स्तर होते हैं, ये सवाल अगर आएगा तो 3 स्तर होते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। बाकी सब चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत अभी पढ़ेंगे। वार्डों की संख्या कितनी होगी? तो मिनिमम 10, कम से कम 10 वार्ड होंगे और अधिकतम कितने वार्ड होंगे? 35 वार्ड होंगे। 10 से 35 ऐसे याद रखना। तो सीधा सीधा कंपेयर करते अगर आएंगे तो 10 से 20 ग्राम पंचायत में, 10 से 25 जनपद पंचायत में और जिला पंचायत में कितना? 10 से 35। तो ये तीनों को ऐसे कंपेयर करते हुए पढ़ते चलेंगे। अगर आप लोग कंपेयर नहीं करना चाहते हैं, एक साथ चाहते हैं, तो वो फिर चार्ट आप लोग देख लीजिए, नीचे बाई लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग परचेस कर सकते हैं। वो चार्ट में इसको पूरा मैं एक टेबल के फॉर्म में बता दिया हूँ, ठीक। कितनी जनसंख्या पर जिला पंचायत का गठन किया जाएगा? देखिए, प्रत्येक 5 लाख की जनसंख्या पर एक जिला पंचायत का गठन किया जाएगा, ठीक है। और अगर किसी है प्रत्येक 5 लाख की जनसंख्या पर एक जिला पंचायत, आप लोग पूरा लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हूँ तो आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। प्रत्येक 5 लाख की जनसंख्या पर एक जिला पंचायत का गठन होगा, परंतु अगर 5 लाख से ऊपर जनसंख्या है तो कितने? मैक्सिमम 35 वार्ड बनाए जा सकते हैं। ध्यान इस बात पे दिया जाएगा कि सभी वार्डों की जनसंख्या लगभग समान होनी चाहिए, ठीक। तो प्रत्येक 5 लाख की जनसंख्या पर एक जिला पंचायत होगा और 5 लाख से ऊपर जनसंख्या पर अधिकतम 35 वार्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक है। पंचायतों का निर्माण, मतलब कि जिला पंचायत किन से मिलकर बनता है, जिला पंचायत के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला, निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, जिसको आप लोग डायरेक्ट जाके वोट देते हैं, ठीक। जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन होता है हर 5 वर्ष में, उसको निर्वाचन चिन्ह मिलता है एक, उसके बाद फिर आप लोग जाके वोट देते हैं और वोट देने के बाद जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित होता है। पहला तो ये सदस्य, ये इससे मिलकर बनेगा पंचायत, जिला पंचायत। दूसरा, लोकसभा के ऐसे सांसद जिनका निर्वाचन क्षेत्र उस जिला पंचायत के भीतर आता है और वह पूर्णतः या अंशतः ग्रामीण क्षेत्र है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोकसभा के ऐसे सांसद जिनका निर्वाचन क्षेत्र उस जिला पंचायत के भीतर आता है और वो क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है। मतलब शहरी नहीं होना चाहिए, ग्रामीण होना चाहिए। ऐसे सांसद जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। कौन से सदस्य होंगे? पदेन, न कि निर्वाचित। निर्वाचित और पदेन अलग होता है, ठीक है। पदेन मतलब वो फिक्स है उनका सीट, पदेन है ना, तो वो उस पदेन सदस्य होंगे। इन लोग का निर्वाचन होना पड़ता है, लोग चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो लोग तो ऑथराइज्ड रहेंगे, मतलब पदेन सदस्य रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से। तीसरा, राज्यसभा के ऐसे सांसद, ठीक है, राज्यसभा के ऐसे सांसद जो इनके लिए 2 कंडीशन है। राज्यसभा के ऐसे सांसद जो उस राज्य में निवास करते हों, जिस राज्य की जिला पंचायत है, ठीक है। तो राज्यसभा के ऐसे सांसद जो उस राज्य में निवास करते हों और उनका निर्वाचन क्षेत्र उस जिला पंचायत के भीतर आता हो और वो, ठीक है, तो उस जिला पंचायत के भीतर आता हो, तो ऐसे राज्यसभा सांसद उस जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे, ठीक है। कौन से, कहां के पदेन सदस्य होंगे? जिस जिले की मतदाता सूची में उनका नाम है, ठीक है। तो राज्यसभा के ऐसे सांसद जो एक तो उस राज्य में निवास करते हों, ठीक है, जिस राज्य में जिला पंचायत है उस राज्य में निवास करते हों और उनका निर्वाचन क्षेत्र उस जिला पंचायत के भीतर आता हो, तो ऐसे सांसद क्या होंगे? इस जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। कौन से जिला पंचायत के? तो जिस जिले की मतदाता सूची में उनका नाम है उस जिला पंचायत। लेकिन ग्रामीण वाला इनके में नहीं है, ठीक है ना, ग्रामीण वाला सिर्फ इसमें है, लोकसभा। चौथा, विधायक ग्रामीण, ऐसे विधायक जिनका निर्वाचन क्षेत्र उस जिले पंचायत के भीतर आता हो और वो निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः ग्रामीण क्षेत्र हो, ऐसे विधायक उस जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे, ठीक। तो मैं जो बोल रहा हूं उसको आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करके डिटेल में लिखना है, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा। जो समझ सकते हो ऐसी शॉर्ट में भी लिख सकते हो। 5वां, समस्त जनपद पंचायत अध्यक्ष पदेन, मतलब उस जिला पंचायत के भीतर कई सारे जनपद पंचायत आएंगे ना, एक जिला पंचायत के भीतर कई सारे जनपद पंचायत आएंगे, तो उस, जैसे कि मान लो जाए एक जिला पंचायत के भीतर 5 जनपद पंचायत आ रहे हैं, तो हर जनपद पंचायत में एक एक जनपद पंचायत अध्यक्ष होंगे। तो वो 5 जनपद पंचायत अध्यक्ष जो हैं वो क्या रहेंगे? सब 5 जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य रहेंगे, पदेन, ठीक है, पदेन सदस्य। जैसे कि सरपंच जो रहता है
वो 1/5 सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य रहते हैं ना, मतलब चक्री क्रम में एक एक जन आएगा, फिर उसका कार्यकाल 1 ही साल का रहता है। उसमें इसमें वैसा कुछ नाटक नहीं है। इसमें समस्त जनपद पंचायत के सदस्य अध्यक्ष जितने भी इस जिला पंचायत के भीतर जितने भी जनपद पंचायत आ रहे हैं, उस हर जनपद पंचायत के अध्यक्ष, 5 जनपद पंचायत आ रहे हैं तो पांचों अध्यक्ष सीधा सीधा जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। ठीक, तो ये कौन कौन पदेन रहता है और कौन कौन निर्वाचित रहता है, इसको भी आप लोग को अच्छे से याद रख के चलना है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ठीक, कथन करण में जब क्वेश्चन आता है ना तो पदेन और निर्वाचन को पूछता है। ठीक, तो ये 5 पॉइंट मैं आपको समझा दिया। क्लियरली समझ में आया है? नहीं समझ में आया होगा तो रिवाइंड कर लेना, फिर से समझ लेना, फिर से लिख लेना, पूरा डिटेल में लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं राजनीतिक प्रमुख कौन होता है। तो राजनीतिक प्रमुख कौन होगा जिला पंचायत में? भाई जिनका निर्वाचन हुआ है, जो लोग है ना, तो राजनीतिक प्रमुख कौन होगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये क्या होंगे? राजनीतिक प्रमुख। प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। सीईओ जिला पंचायत का जो है वो क्या होगा? मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इसका प्रशासनिक प्रमुख होगा। और ग्राम पंचायत में कौन होता है? सरपंच। जनपद में कौन होता है? ये जनपद में भी सीईओ होता है, जिला पंचायत में भी सीईओ होगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसका होता है? जिला पंचायत के सदस्यों का। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब डायरेक्ट वोटिंग। प्रत्यक्ष निर्वाचन को मैं आपको बता चुका हूं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब आप हम जो निर्वाचित करके जिनको प्रतिनिधियों को भेजते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो प्रतिनिधि जो है, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं और वो लोग अपने बीच से जिसको चुनते हैं वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। जैसे कि आप देखे होंगे अप्रत्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है देश में। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजते हैं चुन के, वो क्या करते हैं? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति को चुनते हैं। संविधान वाला वीडियो जाके देखना, मेरा पूरा प्लेलिस्ट में डाला हुआ हूँ, 60 वीडियो डाला हुआ है लगभग, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर है। ठीक है, वहां जाके आप लोग डिटेल में इसको समझ सकते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या होती है, मैंने पूरा डिस्कस किया है उसको डिटेल पे। ठीक, तो आप लोग अभी यहाँ पे डिटेल नहीं कर रहा हूँ, वहां पे जाके आप लोग पूरा देख सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर से जो हम लोग सदस्य चुन के भेज रहे हैं, वो सदस्य अपने बीच से जो निर्वाचित करते हैं। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन किनका होगा? ठीक है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन जिला पंचायत सदस्य का होगा और प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा किसका? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अप्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे होता है बताऊंगा। आरक्षण, सदस्यों का आरक्षण और अध्यक्ष का आरक्षण, दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। सदस्यों का आरक्षण कैसे डिसाइड करेंगे? जितने प्रतिशत जनसंख्या किसको देखा जाएगा? सदस्यों के आरक्षण के लिए जिला पंचायत को जनसंख्या का आधार माना जाएगा। आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है बोलेगा तो जिला पंचायत की जनसंख्या के आधार पर। सदस्यों के लिए जिला पंचायत की जनसंख्या को देखा जाएगा, जबकि अध्यक्षों के लिए राज्य की जनसंख्या को देखा जाएगा। इस चीज को पिछली क्लास में मैं जनपद पंचायत वाले में डिटेल में डील किया था, क्यों इसको देखा जाता है। तो आरक्षण सदस्यों के लिए किसका देखा जाएगा? जिला पंचायत की जनसंख्या को आधार मानकर। जितने प्रतिशत सीट एसटी के लिए उतने प्रतिशत आरक्षण एसटी को। जिला पंचायत में जितनी जनसंख्या, जिला पंचायत की कुल जनसंख्या में जितने प्रतिशत एसटी हैं उतने प्रतिशत आरक्षण एसटी को। जितने प्रतिशत आरक्षण एससी है, जितने प्रतिशत एससी लोगों का मतलब प्रतिशत है उतना आरक्षण एससी, मतलब जितने जनसंख्या का प्रतिशत एससी का है उतना आरक्षण एससी को। एसटी और एससी दोनों मिलाकर अगर 50 या 50% से कम है तब क्या होगा? ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? 25% आरक्षण मिलेगा। लेकिन अगर एसटी और एससी 50% से ऊपर हो गए तो ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक, अब अध्यक्ष पद के लिए क्या है? ये तो मैं पूरा पहले भी ग्राम पंचायत में भी 2 बार बताया हूं, जनपद में भी बताया हूं, और वही वैसी है सेम। आरक्षण अध्यक्ष के लिए, अध्यक्ष के लिए राज्य की जनसंख्या को आधार माना जाएगा। राज्य की जनसंख्या को आधार माना जाएगा और फिर सेम जितने प्रतिशत राज्य में एसटी प्रतिशत है एसटी लोगों का उतना एसटी आरक्षण, जितने प्रतिशत जनसंख्या एसटी की है उतना एसटी राज्य में ना, इसमें जिला पंचायत में, इसमें राज्य में जितने, और एसटी एससी अगर 50 से 50% से कम है तो ओबीसी 25% आरक्षण। क्लियर है? इसको पहले भी डील कर चुके हैं अपन, कोई नया नहीं है। आरक्षण के लिए लॉटरी निकालने का अधिकार देखो यहाँ पर अलग है ना। आरक्षण के लिए लॉटरी ग्राम पंचायत में कलेक्टर निकालता था, जनपद में भी कलेक्टर निकालता था, लेकिन जिला पंचायत में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी, मतलब जो राज्य सरकार नियुक्त करेगा वो अधिकारी लॉटरी निकालेगा। बेसिकली संचालक पंचायत होता है, तो ये दोनों में से एक ही ऑप्शन में रहेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी संचालक पंचायत जो है वो क्या करेगा? लॉटरी निकालने का अधिकारी है। लॉटरी कैसे निकलता है मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक, तो ये हो गया आपका
जिला पंचायत का। अब देखते हैं आगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन। अब ये लोग का निर्वाचन हो गया, जब निर्वाचित हो गए सदस्य लोग, तब क्या होगा, कलेक्टर जो है वो क्या करेगा, कलेक्टर की अध्यक्षता में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। सभी जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात, आप लोग लिखेंगे, ठीक है, सभी जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात कलेक्टर के द्वारा जल्द से जल्द एक सम्मेलन बुलाया जाएगा, जिसमें कलेक्टर की अध्यक्षता में क्या किया जाएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। तो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन प्रथम सम्मेलन नहीं है। प्रथम सम्मेलन तो नाम के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर बुलाया जाता है, आगे बताऊंगा मैं, लेकिन ये प्रथम सम्मेलन की पहले वाली चीजें हैं। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जाएगा, है ना। सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात जल्द से जल्द कलेक्टर एक सम्मेलन बुलाएगा, जिसकी अध्यक्षता खुद कलेक्टर करेगा, और इस सम्मेलन में सदस्य अपने बीच से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन लेंगे। जनपद पंचायत, जिला पंचायत का सदस्य निर्वाचित करके हम भेजेंगे। अब सदस्य जो जितने हैं उनके बीच से क्या करेंगे, वो लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन लेंगे। ठीक, तो अध्यक्ष और इसका भी निर्वाचन होगा ना, निर्वाचित करेंगे, निर्वाचन, लेकिन हम वोट नहीं देते, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इनडायरेक्ट वोटिंग होता है। वो लोग क्या करते हैं, अपने बीच से चुन लेते हैं। ठीक, राजनीतिक प्रमुख यहां पर क्या होगा, अध्यक्ष ही होगा ना, ये तो उप प्रमुख हो गया, उपाध्यक्ष। तो यहां पर प्रमुख अगर कहीं पूछेगा तो क्या होगा, अध्यक्ष बस होगा, उपाध्यक्ष नहीं होगा, बस इसको करेक्ट कर लेना। अब उसके बाद नाम प्रकाशन के 30 दिन के भीतर नाम प्रकाशन, अच्छा नाम प्रकाशन कौन करेगा, अब फिर ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी निर्वाचित हो गए, अब सदस्य तो पहले से निर्वाचित हो गए हैं, तो क्या करेगा, नाम प्रकाशन कलेक्टर क्या करेगा, नाम प्रकाशन करेगा, और कलेक्टर ही नाम प्रकाशन के 30 दिन के भीतर, है ना, कलेक्टर नहीं, नाम प्रकाशन के 30 दिन के भीतर जिला पंचायत का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला पंचायत क्या करेगा, नाम प्रकाशन के 30 दिन के भीतर जिला पंचायत का प्रथम सम्मेलन बुलाएगा। तो ये प्रथम सम्मेलन नहीं है, ये प्रथम सम्मेलन है ना। तो प्रथम सम्मेलन बुलाएगा। ठीक, अब प्रथम सम्मेलन की तिथि से, है ना, प्रथम सम्मेलन की तिथि से 5 वर्ष तक पदावधि या कार्यकाल, जिला पंचायत की कार्यकाल या पदावधि प्रथम सम्मेलन की तिथि से 5 वर्ष तक उसकी गणना की जाती है, प्रथम सम्मेलन की तिथि से। विघटन, यदि कोई जिला पंचायत राज्य सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है, आदेशों के अनुसार, है ना, कार्य नहीं कर रहा है, तब क्या होगा, कोई भी जिला पंचायत अगर राज्य सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, तब क्या होगा, राज्य सरकार क्या करेगी, उस जिला पंचायत को विघटित कर देगी। और जब जिला पंचायत का विघटन हो जाएगा, ठीक है, तो उस विघटन की स्थिति में क्या कार्य करता है, एक प्रशासनिक समिति काम करती है, प्रशासनिक समिति काम करती है, ठीक है। और इस प्रशासनिक समिति में जो विघटित जिला पंचायत के अध्यक्ष रहेगा, जो जिला पंचायत विघटित हो चुका है उसका जो अध्यक्ष रहेगा, वही इस प्रशासनिक समिति का क्या रहेगा, अध्यक्ष रहेगा। और जो जिला पंचायत का उपाध्यक्ष था विघटित, उस जिला पंचायत का उपाध्यक्ष भी इस प्रशासनिक समिति का उपाध्यक्ष रहेगा, और उस जिला पंचायत के सदस्य इस प्रशासनिक समिति के सदस्य रहेंगे, जैसा कि ग्राम और जिला में होता, ग्राम और जनपद में होता था। ठीक, अब ये प्रशासनिक समिति एक स्थायी समिति है, ये एक बार पूछ चुका है, इसको ध्यान रखना, इसको नहीं बताया था ग्राम और जनपद में मैं, स्थायी समिति है प्रशासनिक समिति एक। ठीक, तो इसको समझ गए आप लोग, ये प्रशासनिक समिति काम करेगी। भाई अगर कहीं जनपद पंचायत का, जिला पंचायत का विघटन हो गया, तो जिला पंचायत का विघटन हो गया तो 6 माह के भीतर काम कराना है, कि चुनाव कराना जरूरी है, लेकिन उस 6 माह के दौरान क्या होता है, एक प्रशासनिक समिति काम करती है। इस प्रशासनिक समिति का प्रमुख और उप प्रमुख वही होता है जो विघटित जिला पंचायत का प्रमुख और उप प्रमुख था। ठीक, और विघटन के पश्चात ये तो सब आपको बता ही दिया, तो ये हो गया विघटन, ये क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं हम लोग अविश्वास प्रस्ताव फटाक से। अविश्वास प्रस्ताव में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है जिसको मैं बताते चलता हूं, उसके बाद कोई अंतर नहीं। तो अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाएगा, जिला पंचायत में किसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जिला पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा लाया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा लाया जाएगा, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। किसके खिलाफ लाया जाएगा, मैं क्या बोला था, अ से अविश्वास प्रस्ताव, अ से अप्रत्यक्ष,
अप्रत्यक्ष कौन कौन निर्वाचित होता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। किसको आवेदन करना पड़ेगा? संचालक पंचायत के पास जाकर क्या करेंगे? निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे? एक प्रारूप बनाकर, ठीक है जी, अविश्वास प्रस्ताव की सूचना लिखो आप लोग, अविश्वास प्रस्ताव की सूचना एक निश्चित प्रारूप बनाकर कम से कम 1/3 जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा, ठीक है, कितना? 1/3 जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा, निर्वाचित सदस्य जो हैं, तो 1/3 जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा दस्तखत कर विहित अधिकारी को आवेदन किया जाएगा। विहित अधिकारी कौन? संचालक पंचायत को आवेदन किया जाएगा। अब संचालक पंचायत क्या होगा कि सूचना जिस दिन मिला उसको, उस दिन उसको पावती देगा कि भाई इस दिन उसकी सूचना मिल गई मुझे करके, और ये संचालक पंचायत क्या करेगा? 15 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर, अब देखो ये कोई डिफरेंस नहीं है ना, वो जो मैं पहले बताया था वही है ये, ठीक। तो 15 दिन के भीतर क्या करेगा? 15 दिन के भीतर क्या करेगा? एक विशेष सम्मेलन बुलाएगा, और उस 15 दिन के भीतर विशेष सम्मेलन बुलाएगा तो 7 दिन के भीतर, है ना, उस विशेष सम्मेलन को बुलाएगा 15 दिन के भीतर, और 7 दिन पहले, जिस दिन सम्मेलन है उसके 7 दिन पहले उस सम्मेलन की सूचना किसको देगा? उस सम्मेलन की सूचना सीईओ को देगा। 7 दिन के पहले उस सम्मेलन की सूचना सीईओ को देगा, और सीईओ बाकी सब निर्वाचित सदस्यों को उसकी सूचना देगा। और 3 दिन पूर्व अध्यक्षता करने वाले की सूचना संचालक पंचायत किसको देगा? सीईओ को देगा, और 3 दिन के पूर्व सूचना देगा, और फिर उस सीईओ क्या देगा? निर्वाचित सदस्यों को, अध्यक्षता करने वाले की सूचना देगा। पहले भी बता चुका हूं, सब सेम प्रोसेस है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इसमें है ना, किसको आवेदन करेगा, ठीक है, किसके खिलाफ आएगा निर्वाचित, तो वो ये थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस है बस, बाकी जो प्रोसेस है वो सब सेम है जो ग्राम पंचायत जनपद पंचायत में था, पूरा सेम प्रोसेस है, पूरा छाप दो वहीं से निकाल के, ठीक। ये 7 दिन 3 दिन वाला सब वही है। उसके बाद क्या होगा? सम्मेलन बुलाया जाएगा 15 दिन के भीतर। तो अब उसके बाद उस सम्मेलन की, अभी समय निर्धारण हो गया, ठीक है, समय का निर्धारण हो गया। बैठक की अध्यक्षता, अब उस विशेष सम्मेलन में बैठक की अध्यक्षता या तो कलेक्टर करेगा या अतिरिक्त कलेक्टर करेगा, ठीक, कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। जबकि ग्राम और जनपद में कौन करता था? ग्राम पंचायत में अनुभागीय अधिकारी राजस्व, और जनपद में कलेक्टर करता था। इसमें कौन करेगा? कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर करेगा। अविश्वास प्रस्ताव कैसे पारित होगा? तो ये भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 3/4 बहुमत, जो कि तत्समय जिला पंचायत के गठन करने वाले कुल निर्वाचित सदस्यों के 2/3 बहुमत से अधिक होगा। उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत जो जिला पंचायत का गठन करने वाले कुल निर्वाचित है ना, कुल निर्वाचित सदस्यों के 2/3 बहुमत से अधिक होगा। तो ये कंडीशन जब आएगा तो ये पास हो जाएगा। ध्यान रखना, पदेन सदस्य नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य, ये जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें भाग लेंगे। तो ये अगर कहीं पारित हो जाता है तब क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। अपील, जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है उसको लग रहा है कि मेरे खिलाफ गलत हुआ है करके, तो वो अपील 15 दिन के भीतर राज्य सरकार से अपील करेगा। ये डिफरेंस था ना, ग्राम पंचायत जनपद पंचायत में ऐसा नहीं होता था, राज्य सरकार से अपील नहीं करते थे, कलेक्टर से अपील किया जाता था, ठीक। तो ये लोग क्या करेंगे? 15 और 7 दिन के भीतर किया जाता था वहां। तो ये डिफरेंस है यहाँ। अपील 15 दिन के भीतर राज्य सरकार से करेगा कौन? जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, और राज्य सरकार 45 दिन के भीतर अपना निर्णय देगी, जो ग्राम और जनपद में 30 दिन था, ठीक। तो राज्य सरकार 45 दिन के भीतर निर्णय देगी। पिछला भी आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग का यहीं पे क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ध्यान समझ में आ जाए वहां पर। तो 15 दिन के भीतर राज्य सरकार से अपील करेगी, राज्य सरकार 45 दिन के भीतर निर्णय देगा जो अंतिम होगा। उसके बाद उसको मानना पड़ेगा, तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा उस अधिकारी को। कब नहीं लाया जा सकता? ये भी सेम है। पंचायत कार्यकाल शुरू होने से, शपथ ग्रहण करने से 1 साल के तक नहीं लाया जा सकता। पहला, वह तारीख जिस तारीख से अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपना पद ग्रहण किए हैं उसके 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। दूसरा, कार्यकाल के अंतिम 6 माह बचे हों तब नहीं लाया जा सकता। तीसरा, उस तारीख से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता जिस तारीख से पिछला विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है, ठीक है। और दोनों प्रमुख और उप प्रमुख यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आया तो दोनों के खिलाफ अलग अलग प्रारूप बनाना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है। तो वो जो कब नहीं लाया जा सकता वाला जो सिचुएशन है वो जैसा ग्राम पंचायत में था और जैसा जनपद में था वैसे ही सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर कहीं कोई वार्ड में अगर निर्वाचन नहीं होता है तो किसी भी तरीके से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन प्रभावित नहीं होगा। उस वार्ड में फिर से चुनाव करवाया जाएगा 6 माह के भीतर, और अगर 6 माह के भीतर भी उस वार्ड में निर्वाचन नहीं होता तो तब तक चुनाव नहीं करवाया जाएगा जब तक राज्य निर्वाचन आयोग को ये विश्वास नहीं हो जाता कि वहां पर चुनाव करवाना
चुनाव के लिए उपयुक्त माहौल है तब तक वहाँ पर निर्वाचन उस वार्ड में नहीं होगा। लेकिन कोई भी वार्ड अगर खाली है, उसमें अगर कहीं निर्वाचन नहीं हुआ सदस्यों का, तो कभी भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या आगे की कार्यवाही रोकी नहीं जाएगी। ठीक, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर ऐड कर लेना। तो ये आपका हो गया पूरा तरीके से जिला पंचायत आज कवर हो गया। ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में डिफरेंस थी, मैं उसको डिफरेंस को आपको बताते हुए चला। ठीक, तो जिला पंचायत आपका कवर हो गया। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो ग्राम जनपद जिला तीनों में जो कॉमन है, जो प्रथम सम्मेलन बुलाया जाता है, कब कब सम्मेलन बुलाना है, जो सम्मेलन नहीं बुलाएगा तो क्या होगा, तो तीनों चीज़ों में जो कॉमन है ग्राम जनपद और जिला में, वो वाला पोर्शन हम लोग लेके चलेंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई है जो इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता है, तो हम लोग आगे की वीडियो में उसको धीरे धीरे करके कवर करते जाएंगे। मुझे उम्मीद है पूरी तरीके से कि मैं जो भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं, जिस स्तर का मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिस स्तर पे मैं आपको तैयार कर रहा हूं एक एग्जाम के लिए, चाहे वो व्यापम का एग्जाम हो, चाहे वो पीएससी का एग्जाम हो, कोई भी हद तक आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, इस लेवल पे जाके मैं आपको तैयार कर रहा हूं। तो आप उस तैयार करने के पीछे की जो मेहनत है उसको समझेंगे और उसको समझ के अपना एफर्ट डालेंगे और चैनल को सपोर्ट करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए। तो एकदम बेहतरीन जोश के साथ आप सब पढ़ते रहिए, ठीक है, और चैनल के साथ बने रहिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।